पैदा कर दिया है। यह संकट विश्व युद्ध समुदाय विशेष के बारे में कहना चाहूँगा जो समाज में लगभग अदृश्य की तरह व्याप्त है। आई एम विद्या, अ ट्रांसजेंडर जर्नी। यह पुस्तक मूलतः तमिल भाषा में लिखी गई है। विद्या पुस्तक आती है द ट्रूथ अबाउट मी, अ हिजराज लाइफ स्टोरी। ए रेवती जो एक तमिल भाषी हिजड़ा है, उसकी आत्मकथा है। यह पुस्तक सन 2010 में आती है। मूल पुस्तक जाहिर सी बात है कि तमिल भाषा में ही लिखी गई होगी, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद 2010 में द ट्रूथ अबाउट मी, अ हिजराज लाइफ स्टोरी। वांग्मय पत्रिका और विकास प्रकाशन की एक संयुक्त पहल पर थर्ड जेंडर पर जो लंबी सीरीज़ पिछले दिनों आयोजित की जा रही है, उसके एक क्रम में मुझे भी आज अपनी बात करने का मौका मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ विकास प्रकाशन का। मैं धन्यवाद करता हूँ वांग्मय पत्रिका के यशस्वी संपादक डॉक्टर फिरोज़ अहमद जी का, जिन्होंने थर्ड जेंडर विमर्श को अकादमिक गलियारे में एक नई पहचान दी है। अब तक की हिंदी जगत में जिस तरह से उन्होंने आदिवासी, दलित विमर्श और थर्ड जेंडर विमर्श को ऊंचाइयां दी हैं, वह इस बात का सबूत है कि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हमें प्रेरित करता है। आज जिस विषय पर मुझे अपनी बात कहनी है, आत्मकथाओं के आईने में थर्ड जेंडर, उससे पहले मैं इस अवसर को याद करना चाहूँगा जिसने मानव इतिहास का एक ऐसी त्रासदी के रूप में हमें सौंपा है, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी से हम गुज़र रहे हैं, जिस दौर से हम आज जिसका सामना हम कर रहे हैं। इसने मानव मूल्यों और मानवता पर एक अदृश्य तरह का संकट पैदा कर दिया है। यह संकट विश्व युद्ध से कतई कम नहीं है। जब मौत की प्रतीक्षा में उदासी के इस मौसम में हम सब इस बात की परवाह कर रहे हैं कि इस संकट से कैसे उबरा जाए, इस संकट का सामना कैसे किया जाए और मनुष्यता को बनाए रखने के लिए, उन मूल्यों को मजबूती देने के लिए कैसे हम साहित्य के माध्यम से सृजनात्मक बने रहें। तो इस अवसर पर मैं अपनी बात एक ऐसे समुदाय विशेष के बारे में कहना चाहूँगा जो समाज में लगभग अदृश्य की तरह व्याप्त हैं। जाति और जेंडर के विभाजन, श्रेणीबद्ध विभाजन से इतर इस समुदाय में अभिशप्त जीवन और गुमनाम जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुआ है ये समुदाय, और इसका कारण है उनकी कोई पहचान ना होना, लिंग के बतौर उनकी कोई पहचान ना होना। आप देखें कि उत्तर आधुनिक समय में जिस तरह से नए अस्मिता समूहों का उदय होता है और ये हाशिए की अस्मिताएं एक आंदोलन के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत दिखाई देती हैं, तो उनकी वह आवाज़ आत्मकथा के रूप में हमारे सामने आती है। दलित आत्मकथाएं, स्त्री आत्मकथाएं, आदिवासियों की भी आत्मकथाएं या उनके साहित्य हमारे सामने इस बात का प्रमाण है कि कैसे वे अस्मिताएं अपनी आवाज़ को बुलंदी दे रही हैं। इसी क्रम में मैं कुछ बातें थर्ड जेंडर के उन आत्मकथाओं के बारे में कहूँगा जिनकी चर्चा साहित्यिक जगत में हुई है, पाठकों ने उन्हें सराहा है और एक विमर्श की पीठिका तैयार की है।
ये सारी आत्मकथाएं मूलतः अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं, कुछ बांग्ला में, कुछ तमिल में, कुछ मराठी में, और इनका हिंदी अनुवाद या अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित है, हमारे सामने है। और इन आत्मकथाओं के अलावा कुछ आत्मवृत्तांत भी हमारे सामने हैं, जिनमें हिजड़ों की कहानी उन्हीं की ज़बानी किसी दूसरे लेखक ने लिखी है। इस क्रम में मैं कुछ नृतत्व शास्त्रीय अध्ययनों की भी चर्चा करना चाहूँगा, जिन्होंने थर्ड जेंडर पर विस्तृत और व्यापक अध्ययन के लिए एक पीठिका तैयार की। इस क्रम में एक पुस्तक आती है, नाइदर मैन नॉर वुमेन, द हिजराज ऑफ इंडिया, 1990 में प्रकाशित सेरेना नंदा का यह अध्ययन। सेरेना नंदा जो मूलतः अमेरिकन लेखक और नृतत्व शास्त्री हैं, उन्होंने भारत के हिजड़ा समुदाय के विभिन्न हिजड़ों से व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर इस पुस्तक में हिजड़ा समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन को प्रस्तुत किया। इस पुस्तक के बाद एक पुस्तक का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें हिजड़ों की मतलब विविधता पर चर्चा की गई है। इनविजिबल मैन इनसाइड इंडियाज ट्रांस मैस्कुलिन नेटवर्क। ये पुस्तक नंदिनी कृष्णन की 2018 में प्रकाशित है। आत्मकथाओं से अलग या इतर ये पुस्तकें उन थर्ड जेंडर की आपबीती को अपने अध्ययन का विषय बनाती है, जिसमें फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर पीपल या ट्रांस मैस्कुलिन पीपल, मतलब कि वो स्त्रियां जिनके एक शरीर में एक पुरुष की भावनाएं विद्यमान रही हैं, ऐसे थर्ड जेंडर पर यह अध्ययन प्रस्तुत है। और इन सब के बरक्स हम उन आत्मकथाओं को और बेहतर समझ पाएंगे जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। 1990 के दशक में एक चर्चित प्रेस फोटोग्राफर दयानिता सिंह परिदृश्य में आती हैं और लगभग 10 वर्ष के अपने अनुभव वह मोना अहमद नाम की ट्रांसजेंडर के साथ जो उनके जीवन का लंबा अनुभव रहा, उसके आधार पर एक पुस्तक तैयार करती हैं, माई सेल्फ मोना अहमद। ये 2001 में प्रकाशित स्केलो पब्लिशर्स से पुस्तक छपती है। दयानिता सिंह ने इस पुस्तक में असल में यह एक पुस्तक कोलाज है, उन मोना अहमद की स्मृतियों का, उनके चित्रों का, उनकी जीवन पर केंद्रित दूसरे कुछ बड़े शख्सियतों का। और मोना अहमद, जैसा कि नाम से जाहिर है, मोना उनका लड़की के रूप में जो नाम उनके इच्छित नाम था वो है, और अहमद उनके परिवार का दिया हुआ नाम। मतलब मोना इज़ अ फीमेल nomenclature of that human being and Ahmad is male name. But दयानिता सिंह कहती हैं कि she is just Mona, but to her family she is Ahmad. इस पुस्तक के हवाले से लिखा गया है कि in life you can get everything except a child and love unless you are blessed. मोना की इस पीड़ा को इस किताब में देखा जा सकता है कि वह स्त्री तो बन गई, लेकिन उसे वह प्यार नहीं मिला जो स्त्री के रूप में उसे इच्छित था, या उसे वह मातृत्व का सुख नहीं मिला जो उसे इच्छित था। इस किताब के बारे में मैं एक मोना का अपना जो वक्तव्य है उसका कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। मोना कहती है कि everyone who meets a eunuch meets him for some purpose of their own, either it is money or to write articles about eunuchs to find out what a eunuch is like inside, which we do not tell. हिजड़ों के बारे में एक चीज प्रायः प्रसिद्ध है कि वे अपने निजी जीवन की बातें जाहिर नहीं करते, और अपने डेरे के बाहर के लोगों के लिए तो वे इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि उन्हें अपनी
समुदाय के बारे में कोई खास जानकारी नहीं देते। तो मोना से जब इस तरह के लोग संपर्क करते रहे होंगे जिन्होंने उसके जीवन के बारे में जानना चाहा होगा, तो मोना इन सब बातों को लेकर बहुत सतर्क और सजग रही और इसीलिए शायद दयानिता सिंह को 10 साल का लंबा समय इस किताब को प्रकाशित करने या इस तैयार करने में लगा रहा होगा। एक बात और मोना कहती हैं कि एवरीवन मेक्स देयर ओन लिटिल थ्योरीज एंड नो प्रॉपर रिसर्च। उसे अपनी इस बात पर विश्वास भी नहीं था कि वो शोधकर्ता जो उससे मिलना चाहते हैं या जो लोग उसके जीवन को जानना चाहते हैं वो क्या उसकी सही बात लिखेंगे। वह अपनी सुनी सुनाई कही कही बातों को या जो अफवाह के रूप में ऐसे समुदाय के बारे में बातें प्रसिद्ध हैं, क्या उन्हीं को आधार बनाकर बाजार में चटपटे ढंग से बेचने के लिहाज से वो पुस्तकों में अपनी बातें रखेंगे। लेकिन जब दयानिता सिंह का एक लंबा संपर्क उसे यह आश्वस्त करता है कि नहीं, वह उसकी कहानी कहेगी, तो वो कहती है कि so many people have come to ask me about my life when I was young, but I have not told anyone. It is the first time I am telling my story because I know you will write it in the way I want and you will not add spice to sell. इसमें मोना के जो आत्म वक्तव्य है वह असल में स्केलो पब्लिशर्स के प्रबंधक को लिखे हुए ईमेल हैं। बायोग्राफी के नाम पर उन्हीं ईमेल जिनमें उनके बचपन के अनुभव हैं, जिसमें उनके संघर्ष के दिन हैं कि वो कैसे बधाई नाच करने के दौरान अपने आजीविका के लिए संघर्षरत थी, किस तरह के वह संघर्ष अपने गुरु से उसके संबंध, चमन जो उसके गुरु का नाम था, उसकी अंतिम इच्छा भी बड़ी मतलब इस बात पर गौर करें कि अपने गुरु से उसका संबंध एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरह और एक प्रेमी की तरह था। और उसकी अंतिम इच्छा भी शायद ऐसी ही थी कि वो मेहदिया कब्रगाह में जब उसका देहावसान 11 सितंबर 2017 को होता है तो ठीक अपने गुरु के पास उसे दफनाया जाता है। तो माई सेल्फ मोना एक ऐसी किताब है जिससे हम पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद एक पुस्तक आती है आई एम विद्या, अ ट्रांसजेंडर जर्नी। यह पुस्तक मूलतः तमिल भाषा में लिखी गई है। विद्या स्माइल प्रसिद्ध इस ट्रांसजेंडर जिसे तमिल भाषा और भाषी समाज एक एक्ट्रेस के रूप में भी जानता है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, एक लेखक के रूप में भी जानता है और दलितों के और ट्रांसजेंडर के लिए, उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जानता है। विद्या का जीवन एक पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर के जीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह भाषा विज्ञान जैसे विषय में एमए करती है और अपने समाज को एक दिशा देने का काम करती है। यह मेरे व्याख्यान में कुछ किताबों के नाम एक परिचय के रूप में ही रहेंगे क्योंकि यह पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी बात को सूत्र रूप में इन पुस्तकों के बहाने भी कहूँगा। तीसरी पुस्तक आती है द ट्रूथ अबाउट मी, अ हिजराज लाइफ स्टोरी। ए रेवती जो एक तमिल भाषी हिजड़ा है, उसकी आत्मकथा है। यह पुस्तक सन 2010 में आती है। मूल पुस्तक जाहिर सी बात है कि तमिल भाषा में ही लिखी गई होगी, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद 2010 में द ट्रूथ अबाउट मी, अ हिजराज लाइफ स्टोरी। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में नर शिशु के रूप में दोरासामी, जो रेवती का बचपन का नाम है, इस रूप में उसका जन्म होता है। एक किसान परिवार से रेवती आती है, जहां किसानी के अनुभव का अपने बचपन के दिनों की याद करते हुए जिक्र करती है। वह लिखती है कि पिता और भाई या नौकरों के साथ खेत में काम करते हुए उसे बहुत अश्लील लगता था, क्योंकि उसे लुंगी को अपने ऊपर बांध करके एक नग्न, उसे इस अवस्था में काम करना ऐसा लगता था कि वह नग्न है। तो लुंगी पहनकर ये काम उसे अश्लील लगता था और घर में
जाहिर सी बात है कि किसान परिवार से होने के नाते उसे एक मेहनतकश परिवार के सदस्य के रूप में ही रहना था, तो वह इस सबसे ऊब कर अपनी स्त्री होने की भावना के चलते वह घर छोड़कर दिल्ली चली जाती है। और दिल्ली में जब उसे वही सारे मुश्किलातों का सामना करना होता है जिनसे हिजड़ा आमतौर पर दो चार होते हैं, वही बधाई के रूप में अपने आजीविका चलाना, गुरु और चेलों के जो संघर्ष हैं उनसे भी दो चार होना, वह भीख मांगने से लेकर यौन कर्म करने तक वो सारी गतिविधियों में अपने को शामिल करके उस स्त्री को पाने की इच्छा से भर कोशिश में, कवायद में वह सब कुछ करती है। लेकिन होता वही उल्टा है कि वह इन सब कार्यों के बावजूद स्त्री होने की अपनी इच्छा को प्राप्त नहीं कर पाती। इसके बाद वह उस दलदल से निकलकर तमिलनाडु में वापस आती है, अपनी उस धरती पर जहां वह हिजड़ों के लिए फिर से काम करना शुरू करती है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में संगमा नाम की संस्था के माध्यम से वह हिजड़ों के स्वास्थ्य, उनके संघर्ष, उनके अधिकारों के लिए एक सामाजिक अभियान की तरह काम करती है। रेवती का योगदान या इस आत्मकथा ने बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को प्रेरित भी किया और उसने उन एक संगमा के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उन ट्रांसजेंडर्स को शिक्षित करने का भी प्रयास किया, जो अब तक केवल बधाई करके या सड़कों पे नाच कर या कहें कि वह अपने जीवन को किसी तरह पेट पाल रहे थे। उसने उन्हें शिक्षा के माध्यम से प्रेरित किया और सन 2004 में एक पुस्तक आती है तमिल भाषा में, अनावरम उरुवाम, अर्थात संपूर्ण शरीर की भावना। इस पुस्तक का 2014 में हिंदी अनुवाद प्रकाशित होता है, हमारी कहानियां हमारी बातें शीर्षक से। इसमें हिजड़ों की जीवनी का एक संकलन है। असल में रेवती जिन ट्रांसजेंडर्स के संपर्क में आई, उनकी आपबीती को उन्हीं की जबानी सुनकर एक लेखक के बतौर आवाज देती है। इस पुस्तक में रेवती ने किन्नरों की जीवन, उनकी व्यथा कथा को उकेरने का प्रयास किया है और हिजड़ों का जीवन संघर्ष आत्मवृत्तांत के रूप में दर्ज है। पुस्तक की योजना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात रेवती कहती है कि मैं उनके विचार जानना चाहती थी। एक हिजड़े द्वारा हिजड़ों पर किताब लिखने के बारे में उन्हें कैसा लगता है। इस अनुभव के मतलब इस विचार को अनुभूत करने के लिए जो निष्कर्ष उनके सामने थे वह उनके लिए एक नया अनुभव था। केवल एक हिजड़ा ही हिजड़ों को समझ सकता है। इस बात के चलते उन्होंने यह कोशिश की कि हिजड़ों की कहानी भी लिखी जानी चाहिए। बतौर एक लेखक, हिजड़ों ऐसी बातें बांटी जा सकती हैं जो पुरुष और महिलाओं के साथ नहीं बांट सकता। वह स्वानुभूति का वह स्तर जो हिजड़ा दूसरे हिजड़े के साथ शेयर कर सकता है, वह एक दुर्लभ बात थी जिसके चलते रेवती प्रेरित होती हैं। अकरम हुसैन जी कोई बात कह रहे हैं, आप सबके सवाल भी मैं अपनी बात करने के बाद लूँगा। मैं कुछ अपनी बातें बिखरी हुई हैं लेकिन उन्हें कुछ सूत्रबद्ध करने की कोशिश फ़िलहाल कर रहा हूँ। तो उन्हें एक बात रेवती को और भी प्रेरित करती है कि हिजड़ों पर बात करने के लिए दूसरे समाज के लोगों का मुंह जोहना क्यों आखिर? क्या हिजड़ा इतने शिक्षित होकर या इस हद तक उनको मतलब आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश क्यों वह रेवती ही नहीं करती? तो इस तरह से हमारी कहानियां हमारी बातें नाम की इस पुस्तक में कुल 15 किन्नरों या हिजड़ों की कहानी को वह दर्ज करती हैं। बचपन कुछ शीर्षकों के अंतर्गत, कुल 8 शीर्षकों के अंतर्गत उनकी कहानियों को बयां करती हैं रेवती। बचपन और शिक्षा, माता पिता और समाज, काम, हिजड़ा माएँ, सांस्कृतिक
प्रथाएं, निर्वाणम, सक्रियता और परिवर्तन, इन 8 अध्यायों में सभी की प्रसंगवश कहानियां आती हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सभी की कहानियां अलग अलग प्रसंगों में पुनः पुनः आती हैं, उन प्रसंगों के साथ आती है। बचपन और शिक्षा बहुत ही वैरायटी देखने को मिलती है कि किसी हिजड़े को तो उसके परिवार ने स्वीकार भी कर लिया है, पिता ने नहीं स्वीकार किया, माँ ने स्वीकार किया, कहीं पिता ने स्वीकार कर लिया, भाई ने नहीं स्वीकार किया। कुछ जगहों पर तो सिरे से उन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता है या अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है, या वह हिजड़े समुदाय द्वारा अधिग्रहित कर लिए जाते हैं। एक बड़ा दर्दनाक वृत्तांत है जिसमें एक हिजड़े को उसका पिता भरतनाट्यम करने पर उसके पैरों में स्क्रू ड्राइवर कोंचता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, एक बार तो फांसी देने की। इसके बावजूद भी उस हिजड़े के पास कोई ठिकाना नहीं होता। अंत में मरने की स्थिति में उसकी माँ दूर भेज देती है और इसके बाद वह जीवन के उन संघर्षों से दो चार होते हुए किसी तरह अपने जीवन, अक्सर इन कहानियों में देखने की चीज़ है कि जो हिजड़े हैं वह आत्महत्या के लिए भी प्रेरित होते हैं। उस आत्महत्या की कगार पर पहुंचे हिजड़ों को कई बार उसके समाज के लोग भी बचा लेते हैं। कई बार वह कुछ हिजड़ों समुदाय में प्रवेश पाकर भी अपने जीवन को दूसरे ढंग से जीवन के एक राह तलाश लेता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि उन्हें जिस विभीषिका का सामना करता है, या ये कहें कि उन्हें समाज में जिस तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है, वह एक बहुत बड़ा अभिशाप है मानव समाज के लिए। इस पुस्तक में रोजा, शांति अम्मा, रंजीता, अरुणा, सुंदरी, राजम, बबीता, सुधा, सेंथिल कुमार, देवी, कोकिला, वनिता, रजनी, मागुड़ी, रति, अय्या, राधा जैसी 15 किन्नरों की कहानियां हैं। इन कहानियों से दो चार होते हुए हमें यह बात अनुभूत होती है कि इनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं वो सामान्य नहीं है। और इतनी घटनाओं के बावजूद अगर कोई जीवन की उनकी जिजीविषा को सलाम नहीं करता तो यह मानवीय समाज की एक बड़ी विडंबना ही मानी जाएगी। एक बड़ी बात और कि निर्वाणम जैसे अध्याय में उस खतना प्रथा का भी उल्लेख है जो जेनिटाइल म्यूटिलिफिकेशन हिजड़ों का किया जाता है। इस संदर्भ में एक प्रथा का उल्लेख करना चाहूँगा कि कुछ हिजड़े तो अपने प्राकृतिक रूप में ही स्त्री भाव के साथ जीने को स्वीकार करते हैं। कुछ अपने पुरुष रूप को त्याग कर डॉक्टर से उसका सेक्स चेंज करवाते हैं। लेकिन हिजड़ों में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो निर्वाणम करवाता है हिजड़ों के द्वारा ही, और उन हिजड़े डॉक्टर से ही कराता है। यद्यपि वह असुरक्षित है पूरी तरह और कई बार उनकी मृत्यु भी जिसमें हो जाती है, मतलब एक उपयुक्त प्रचार के अभाव में उनकी मृत्यु एक सामान्य घटना की तरह है। लेकिन इन सांस्कृतिक प्रथाओं या इन परिवर्तन और इन सक्रियताओं का उल्लेख इसलिए ज़रूरी है कि ये सारे संदर्भ उस हिजड़े समाज के लिए एक प्रेरणा की बात है जो उनके उत्थान में काम कर रही संस्थाएं हैं, उनके जीवन के परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे लोग हैं, या उन NGOs के माध्यम है जिनके द्वारा हिजड़ों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी है। इस बात के साथ मैं हमारी कहानियाँ और हमारी बातें का संदर्भ पूरा करूँगा कि रेवती कहती कि इन कहानियों में हिजड़ों की न कोई आवाज़ है, न नाम, न परिवार, न इतिहास, न प्यार, न सोच, न खुशी, न गम, न हक, न व्यक्तित्व। हिजड़े अदृश्य हैं। यह संकलन इस चुप्पी को तोड़ता है। ये कहानियाँ न कोई सफाई है, न विनती, न माफ़ी। यह एक समुदाय की आवाज़ है, उस सम्मान और समझ के लिए जिसके वे पूरी तरह हकदार हैं। तो इस तरह इस पुस्तक का महत्व उन
अदृश्य आवाज़ों को सुनने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिन्होंने एक मुकम्मल आत्मकथा की भूमिका तैयार की। इस कथात्मक पुस्तक के बाद जिस किताब की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वह एक चर्चित आत्मकथा है और एक चर्चित शख्सियत की आत्मकथा है, जो एक सेलिब्रिटी थर्ड जेंडर है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भारतीय समाज किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में जानता है, और किस तरह उसने एक पुरुष के रूप में जन्म लेने के बावजूद हिजड़ा समुदाय में दीक्षित हुआ, और किस तरह से उस समुदाय में दीक्षित होने के बाद उस समुदाय के अधिकारों और उसकी आवाज़ को बुलंदी पहुंचाने के लिए एक अभियान के तौर पर एक सामाजिक कार्य और एक सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में काम किया। इस आत्मकथा की शुरुआत होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश के सरयू पारीण चंद्रदेव चंडीनाथ त्रिपाठी के बड़े बेटे राजू के बचपन की स्मृतियों से। ठाणे के उस सिद्धेश्वर तालाब के किनारे एक कच्चे घर में माँ, पिता, बड़ी बहन मिंटू, छोटे भाई शशि और राजू की जिंदगी के साथ। बचपन में राजू बहुत बीमार रहता है और कमज़ोर होने के कारण वह अपने उम्र के बच्चों के साथ उस तरह से घुल मिल नहीं पाता जिस तरह से उसकी उम्र के दूसरे बच्चे घुल मिलते हैं। लेकिन नृत्य का शौक उसे एक कलाकार के रूप में उसकी चाहत को एक भूमिका देने की कोशिश करता है। यद्यपि समाज में उस कलाकार को पहचानने की बजाय उसे छक्का या बायक्या या मामू कहकर चढ़ाया जाता है। शगुफ्ता जी एक बात कह रही हैं कि हिजड़े शब्द को किन्नर में बदलिए। मेरा अपना मानना है कि ट्रांसजेंडर के रूप में जितनी भी आत्मकथाएं हैं वह किन्नर शब्द को इसलिए नहीं एक्सेप्ट मेरी दृष्टि में कि किन्नर हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, और वहाँ की विधानसभा में 2015 या 2014 के आसपास एक एक्ट पास हुआ था जिसमें उन्होंने उनके किन्नर जाति के प्रयोग को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी भी नामकरण को लेकर अगर पर्टिकुलर है तो वह किसी भी समुदाय दूसरे विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार थर्ड जेंडर या हिजड़ा समुदाय ऐसे ही नामों से किन्नर समुदाय को मतलब बुलाना चाहूँगा। बहुत सारे लेखक गण महेंद्र भीष्म जी और भी इसमें जुड़ रहे हैं, आपका सर स्वागत है। मैं बात लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की कर रहा था। तो जब अपने नृत्य और कला के शौक के चलते लक्ष्मी नारायण को छक्का या मामू कहकर बुलाया जाता है तो उसके अंदर एक हीनता बोध आ जाता है। उस हीनता बोध का असर यह होता है कि वह औरतों की तरह जो भावनाएं उसके अंदर थी वह और प्रबल रूप में सामने आने लगती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जब उसका बचपन में कुछ लड़कों द्वारा कुछ शोषण होता है, उसके बाद यद्यपि कि वह जबरदस्ती उसके साथ यौन शोषण किया गया है, लेकिन उस शोषण के परिणाम स्वरूप उसमें जो स्त्री की भावना है वह प्रबल हो जाती है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य इसलिए भी है क्योंकि लड़की की भावनाएं तो थीं, लेकिन पुरुष के प्रति उसके अंदर वितृष्णा नहीं आती, पुरुष के प्रति एक आकर्षण का भाव आता है, और इस आकर्षण के चलते वह पुरुष की ओर आकर्षित होता है, अपने से बड़ी उम्र के रोहन की ओर, उसके बाद रवि की ओर, और इन प्रेम संबंधों में वह सेक्स का आनंद भी उठाता है। उसकी आत्मकथा में इन सारे प्रसंगों का जिक्र भी है। इसके बाद जब वह चौथी क्लास में रहता है तो उसे अपने ये अनुभव
मुझे मतलब उसे अनुभव अपने असहज लगते हैं, और वह अपनी एक संगीता आंटी को इन बातों का जिक्र करता है, और संगीता आंटी उसे अशोक राव कवि का संदर्भ देती हैं, जो गे सर्कल चलाते हैं, और वहां पहुंचकर उसे इस बात का इत्मीनान, आश्वस्ति मिलती है कि उसकी वह जो भावनाएं हैं वो एबनॉर्मल नहीं है, बल्कि वह कहते हैं कि तुम एबनॉर्मल नहीं हो बच्चे, नॉर्मल ही हो, एबनॉर्मल है ये हमारे आसपास की दुनिया, यह हमें समझ नहीं सकती। इसके बाद वो गे कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाता है। गे कम्युनिटी में शामिल होने के दौरान ही लक्ष्मी का संपर्क कुछ ऐसे किन्नरों से होता है जो बार डांसर के रूप में काम करते हैं, और उनके बहाने लक्ष्मी उन बार डांसर की ज़िंदगी के करीब आती है। उन बार डांसर्स के जीवन की जो विभीषिका है वह इस रूप में कि एक तो औरत होने के चलते उन्हें शोषण का शिकार, और दूसरा नाचने वाली होने के बावजूद अंग बेचने वाली होने का जो दंश उनके जीवन पर होता है, अपने घर परिवार को पालने की जो जिम्मेदारी है, इसके चलते वह गहरे रूप से इनके जीवन को देखने के बाद लक्ष्मी महसूस करती है कि तवायफ की ज़िंदगी भी बहुत कठिन है। जबकि लक्ष्मी अपनी आत्मकथा में एक बात कहती है कि वह तवायफ होना चाहती थी। वो तवायफ होने की मेरी तीव्र इच्छा थी, एक बार का पूरा सेटअप मेरी ये चाहत पूरे करने वाला था, और इसीलिए शायद बार डांसर के रूप में भी लक्ष्मी अपने उन अनुभवों को अपनी आत्मकथा में दर्ज करती है। यहीं पर एक बात मैं कहूँगा कि इन सारे अनुभवों के बीच लक्ष्मी की पढ़ाई कभी बाधित नहीं हुई, वह निरंतर चलती रही। जब मैं आत्मकथा पढ़ रहा था तो उसमें एक प्रसंग आता है जहाँ लक्ष्मी की मीठी बाई कॉलेज का जिक्र है। मुझे लगा ये मीठी बाई नहीं, शायद मीठा भाई होगा, लेकिन मैंने जब गूगल किया तो उसमें देखा कि मीठी बाई कॉलेज कोई सामान्य कॉलेज नहीं है। उसकी नोटेबल एल्यूमिनाई में काजोल, करीना कपूर, अजय देवगन, बॉबी देओल और बहुत सारे वो सेलिब्रिटी कलाकार हैं जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं। इस कॉलेज के अपने अनुभव के बारे में लक्ष्मी जो कहता है कि मैं वह बताना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि सामान्य पाठक को वह चीज़ असहज लगेगी, और मुझे भी यह चीज़ असहज ही लगी थी प्रथम पाठ में। कॉलेज में लेक्चर्स बंक करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार था। असल में मीठी बाई कॉलेज अत्याधुनिक कॉलेज था, और उस पर मैं बहुत फैशनेबल था। कभी पुरुष के तो कभी औरत के कपड़े पहनकर आता था। परसोनी 113 डार्क लिपस्टिक मेरा पसंदीदा था। बढ़े हुए नाखून उनके बढ़े हुए भाग में छेद करके उसमें रिंग डाले रहता था। मेरी मस्ती जारी थी। वहाँ पर मुझे कोई हंसता नहीं था, कोई चिढ़ाता नहीं था। मीठी बाई का माहौल ही कुछ ऐसा था। कॉलेज के आसपास काफ़ी सारे पब्स थे, वहाँ हमेशा म्यूज़िक, हमेशा पार्टियाँ जारी रहती थी। मैं वहीं रहता था, कॉलेज शुरू होने हो तब भी और छूटने के बाद भी। इस परिवेश ने लक्ष्मी को एक बोल्ड किस्म का व्यक्तित्व प्रदान किया, और उसका वह बोल्डनेस उसके हिजड़े बनने के बाद भी काम आया। वरना तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अन्य सभी हिजड़े या थर्ड जेंडर अपने जीवन को लेकर बहुत आशंकित रहते हैं, और उन्हें अपने जीवन को लेकर जो असुरक्षा का बोध होता है, या ये कहें कि जो समाज से उनका डर होता है, उसके चलते वह कुछ खास बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन लक्ष्मी के साथ इस बात की विशेषता थी कि वह पूर्ण रूप से शिक्षित था। इसके अलावा उसके परिवार में भी माता पिता और परिजनों का उसको पूरा समर्थन प्राप्त था, और वह परिजनों का समर्थन केवल इस बात से नहीं था कि उन्हें उस पर उसके चाल चलन या पहनावे पर आपत्ति थी। वह उसके इस बात को लेकर भी आश्वस्त किसी हद तक थे कि जब पड़ोसियों ने उसके चाल चलन या उसके पहनावे पर आपत्ति की
तो उसकी माँ ने एक बार ज़रूर उससे ज़रूर पूछा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो, बल्कि की एक बात उसे प्रेरणा के रूप में, एक सीख के रूप में हमेशा याद रही कि जो भी काम करो मन लगा कर करो। और वह जाहिर सी बात है कि चाहे नृत्य हो, चाहे हिजड़ा बनने के बाद उसने अपने समाज की बेहतरी के लिए जो भी काम किए, वह सब बहुत पूरी तत्परता के साथ और पूरे समर्पण के साथ किया। मैं बहुत सारे प्रसंग छोड़ता हूँ क्योंकि यह आत्मकथा का हर प्रसंग थर्ड जेंडर के लिए प्रेरणा सरीखा ही है। बार में लक्ष्मी का एक संपर्क शबीना नाम के हिजड़े से होता है, और हिजड़े से संपर्क के बाद वह उनके समुदाय के बारे में जानने की इच्छुक होती है, उनसे संबंधित साहित्य भी पढ़ती है, और फिर यह तय करती है कि उसकी जो स्त्री की भावनाएं हैं उन्हें मुकम्मल पहचान एक हिजड़े के रूप में ही मिल सकती है। और इस तरह वह जोग जन्म की साड़ी पहनकर पूरे रस्मो रिवाज के साथ हिजड़ा कम्युनिटी में शामिल हो जाती है। यह साल 1998 था, लेकिन उसके परिवार को यह इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वह हिजड़ा हो गई है या उस समुदाय में शामिल हो गई है। सन 2000 में एक धारा 377 को खत्म करने के लिए देश में आंदोलन होता है, और उसी दौरान जी न्यूज़ पर एक बाइट देने के दौरान लक्ष्मी एक अपना जो वक्तव्य देती है, उसके प्रसारित होते ही उसके घर परिवार वालों को ये पता चलता है कि लक्ष्मी एक हिजड़ा है। घर में तूफान मच जाता है, परिवार वाले नाराज़ होते हैं। शशि से लेकर पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि लक्ष्मी का यह जीवन आखिर किस तरह उनकी आंखों से बचा रह गया। क्या वह इस बात को लेकर फिक्रमंद नहीं थे कि लक्ष्मी किस तरह से आखिर उनकी आंखों के नीचे इस दूसरी दुनिया में पहुंच गया। लेकिन लक्ष्मी अपने फैसले से अडिग रहता है, और वह उस समुदाय के से जब एक बार जुड़ जाता है तो अपने उस समुदाय के उत्थान या उसके समुदाय के संरक्षण की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाता है। इसके बाद लक्ष्मी के कई चेले बनते हैं और उसके परिवार को विस्तार मिलता है। लक्ष्मी दाई के नाम से एक संस्था से जुड़ता है, और फिर उसके अध्यक्ष के रूप में ठाणे और मुंबई के इलाकों में थर्ड जेंडर या हिजड़ों के संरक्षण और उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में बहुत सारी योजनाओं को कार्य रूप देता है, और सरकारी मदद के भी मुहैया कराता है। इसके बाद सन 2006 में लक्ष्मी अस्तित्व नाम की एक संस्था की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य कम्युनिटी को, हिजड़ा समाज को बुनियादी रूप से सक्षम बनाने का था, और हिजड़ा के और समाज के देखने का जो नज़रिया है उसे बदलने का था। और इस क्रम में या इस मुहिम में ग्लोबल विजन नाम की संस्था के साथ मिलकर वह गरीबों के लिए भी काम करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि लक्ष्मी एक व्यापक समाज से जुड़ता है। हिजड़ा समाज को या समुदाय को मुख्यधारा में उचित स्थान देने के लिए लक्ष्मी उन्हें कला से भी जोड़ता है। अपने नृत्य के हुनर को वह उन हिजड़ों में भी आरोपित करता है, और उन्हें टैलेंट शोज और मंचों से हिजड़ों की प्रतिभा को एक मुकम्मल पहचान देता है। इसमें कुछ फोटोशूट्स में भी वह खुद भी भाग लेता है लक्ष्मी, जिसमें क्लियोपेट्रा के रूप में फोटोग्राफर तेजल शाह के फोटो के लिए वह गेटअप में आता है, और उन बहुत सारे हिजड़ों को जो रैंप वॉक या मॉडलिंग से जुड़ते हैं उनको भी एक आत्मनिर्भर भविष्य देता है। इसके अलावा थर्ड जेंडर पर आधारित बिटवीन द लाइंस में भी हिजड़ों के जीवन पर आधारित जो फिल्म थी, उसमें भी उन्हें
रोल दिलाता है। तो ये सब बहुत एक ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ी चीज़ें थी जिनके चलते लक्ष्मी एक आंदोलनकारी भूमिका तैयार कर रहा था। मतलब उसकी वह बोल्डनेस, उसका वह आत्मविश्वास उस बड़े समुदाय के उन उपेक्षित, उन हाशिए के लोगों के लिए एक मजबूत कंधे की तरह थे। इन सब के पीछे लक्ष्मी की एक जो बड़ी सोच थी वह थी कि उस अदृश्य समाज को विजिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, और इसीलिए टीवी रियलिटी शो से लेकर उन सारे लोकप्रिय माध्यमों पर लक्ष्मी अपनी दस्तक देता है। 10 का दम हो, बिग बॉस जैसे सीरियल में लक्ष्मी की लोकप्रियता भारतीय समाज से अपरिचित नहीं है। और बूगी वूगी जैसे सीरियल में डांस मेंटर की तरह वह शुरुआत भी करता है। 10 का दम, सच का सामना, इस तरह के सीरियल में एक ब्रांड की तरह लक्ष्मी अपने को स्थापित करता है। लक्ष्मी का जब एक सेलिब्रिटी और एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में आता है, तो उसके जीवन से प्रभावित होकर मराठी के पारू नायक 2011 में एक उपन्यास लिखते हैं, मी काही नहीं, जिसमें एक्टिविस्ट हिजड़े की जो छवि वह पेश करते हैं वह पूर्ण रूप से लक्ष्मी से ही प्रभावित है। भारत में ही नहीं, लक्ष्मी ने थर्ड जेंडर कम्युनिटी की आवाज़ को सुदूर विश्व में पहुंचाने के लिए अनेक विदेश यात्राएं भी की। इसमें एशिया पैसिफिक नेटवर्क फॉर सेक्स वर्कर द्वारा गठित सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स के बतौर सदस्य यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में HIV एड्स पर होने वाले स्पेशल सेशन में भाग लेना एक उपलब्धि की तरह ही है। और इस अनुभव के साथ वह विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंसेस में थर्ड जेंडर की एक मुकम्मल आवाज़ बनती है। अपनी इन यात्राओं में लक्ष्मी की मुलाकात उन ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से भी होता है, उन जो विभिन्न क्षेत्रों में संघर्षरत हैं और सृजनात्मक कार्य से जुड़े हैं। कुछ ट्रांसजेंडर्स जिनका जिक्र लक्ष्मी अपनी आत्मकथा में करती है, उसमें क्रिस नाम के एक ट्रांसमैन से उसे प्यार भी हो जाता है। आम्स्टरडम का या ट्रांसमैन जिसे देखकर कि लक्ष्मी को पहली बार यकीन ही नहीं होता कि ये पुरुष स्त्री के शरीर में एक पुरुष है, उसे जब उससे प्यार होता है तो वह एक पुरुष के रूप में ही नॉर्मल एक इंसान की तरह वह देखती है। इसके अलावा थाईलैंड के ट्रांसजेंडर कैथोए का जिक्र भी लक्ष्मी करती है। कैथोए एक क्रॉस ड्रेसर की तरह है जिनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को बहुत व्यापक ढंग से लक्ष्मी अपनी आत्मकथा में अभिव्यक्ति देती है। वह कहती है कि कैथोए वहाँ के लेडी बॉयज़ हैं, बचपन से क्रॉस ड्रेसिंग करने वाले, मतलब लड़कियों के जैसे ही हाव भाव रखने वाले लड़के। उन्हें कोई अलग तरीके से पुरुष मानते हैं, कोई अलग तरीके की औरत, तो कोई थर्ड जेंडर। कैथोए शब्द उनकी भाषा में अर्थी परी या रानी होता है और उसी तरह उन्हें समाज में माना जाता है। इन कैथोए की पूरी संरचना के बहाने लक्ष्मी थाईलैंड के उस समाज की पड़ताल भी करते हैं जिसमें उन्हें एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश किया गया, लेकिन इसके साथ ही वह उन सामाजिक आंदोलन की भी चर्चा करते हैं जिसके ज़रिए कैथोए अपनी भूमिका या अपनी अस्मिता के लिए एक संघर्षरत हैं। यह आत्मकथा मूलतः एक किन्नर की आत्मकथा से ज़्यादा कहें कि हिजड़ा समुदाय के इतिहास, उसकी परंपराओं और जीवन शैली से संबंधित उन मिथकों या उन अफवाहों या उन तथ्यों से भी पर्दा उठाती है, जिनके या उन पूर्वाग्रहों से पर्दा उठाती है जिनके चलते समाज ने इन्हें उपेक्षित कर रखा है। लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण बात कहती है कि हिज्र मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा। जिस शरीर में आत्मा रहती है वह हिजड़ा है। यहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं,
महत्व है उस आत्मा का और उसे धारण करने वाले हिजड़ा समाज का। इस समाज से भगवान प्यार करते हैं और इसीलिए उसने उनके लिए एक अलग राह एक अलग जगह तैयार की है, जो हमेशा की स्त्री पुरुष की कक्षा से बाहर है। स्त्री और पुरुष इन दो रेखाओं के बीच के हम, बिटवीन द लाइंस के मर्म को अगर हम समझें तो हिजड़ों के अभिशप्त जीवन को हम सुंदर बनाने की ओर जागरूक हो सकेंगे। इस पुस्तक के परिशिष्ट में थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर की उस अवधारणा को भी परिभाषित किया गया है, जिसमें यूनक और बहुत सारे नामकरण थर्ड जेंडर के लिए प्रयोग में किए गए हैं। और इसमें एक उस थर्ड जेंडर के लिए एक विशेष भाषा के लिए भी वकालत की गई है, जो स्त्री और पुरुष की भाषा से बिल्कुल अलग होगी। और इस भाषा के सर्वनाम के लिए ही और शी के लिए हिज और हर और हिज के लिए हिज जैसे शब्दों के प्रयोग की भी स्थापना की गई है। बहरहाल हिंदी में इस आत्मकथा को संभव करने के लिए शशिकला राय और वैशाली सुरेखा बनकर का हिंदी जगत इस बात का साधुवाद देता है कि उन्होंने मराठी से इस आत्मकथा को हिंदी में अनुदित किया। यह आत्मकथा मूलतः वैशाली रोड़े के माध्यम से लिखी गई है। मतलब यह एक तथ्य इसलिए जरूरी है कि सारी आत्मकथाओं में लेखक वह हिजड़े के अलावा एक सहयोगी लेखक भी रहा है। लक्ष्मी की इस आत्मकथा को उसकी ज़बानी सुनने के बाद वैशाली ने इसे शब्दबद्ध किया। हिंदी के में इस किताब का भरपूर स्वागत हुआ। इसके बाद लक्ष्मी की एक किताब आती है अंग्रेजी में, रेड लिपस्टिक द मैन इन माई लाइफ। 2016 में प्रकाशित इस पुस्तक से हिंदी पाठक अपरिचित हैं, क्योंकि यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है। और इस प्रोजेक्ट में लक्ष्मी के साथ पूजा पांडे एडिटर और लेखक के बतौर जुड़ी, जिन्होंने ठीक वैशाली की तरह एक लंबे बातचीत की श्रृंखला में मुलाकातों के बाद यह पुस्तक तैयार की। इस पुस्तक में लक्ष्मी ने उन पुरुषों के बारे में लिखा है जिन्होंने उसे लक्ष्मी बनाया। दूसरे शब्दों में वे पुरुष जिन्होंने उसका उपभोग व अपमान किया और जिनका बदले में उसने उपभोग और इस्तेमाल किया। वे पुरुष जिसे उसने प्यार और सम्मान दिया और जिन्होंने उसके प्यार को सहेजा और संवारा। इस तरह वे सभी पुरुष जिनका उसके जीवन में गहरा असर रहा। इन पुरुषों में लक्ष्मी के पिता, लक्ष्मी के दोस्त, उसका छोटा भाई, उसके संगी साथी, उसके डेरे के चेले और वह राजू जिसके अंदर लक्ष्मी का अस्तित्व विद्यमान था। वह राजू जो अपने शरीर से मुक्त होने के लिए लक्ष्मी बना। ये इस लक्ष्मी स्वीकार करती है कि यह उस किताब का सबसे संवेदनशील पक्ष है, क्योंकि उसकी आवाज़ के बिना यह पुस्तक अधूरी मानी जाती। इस पुस्तक में कुछ ऐसी चर्चित शख्सियतों के भी नरेशंस को शामिल किया गया है, जिनमें से मानवेंद्र सिंह गोहिल, भारत के वह राजकुमार जिन्होंने अपनी पहचान गे के रूप में प्रसारित की, उनके उस संदर्भ या कहें कि उनके उस संस्मरण को भी इस किताब में दर्ज किया गया है, जिसमें वह बताते हैं कि उनके जो संगीत गुरु रहे, उन्होंने हिजड़ों की एक नकारात्मक छवि मानवेंद्र के जेहन में पुख्ता कर दी थी। इस पुख्ता छवि को से मुक्ति तभी मिलती है जब वह पहली बार लक्ष्मी से मुलाकात करते हैं। तो लक्ष्मी के बहुआयामी व्यक्तित्व को समझने के लिए इस पुस्तक को पढ़ा जाना भी ज़रूरी है। लक्ष्मी की आत्मकथा के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि यह आत्मकथा पढ़ते समय मुझे कई बार लगा कि लक्ष्मी को जो कुछ मिला वह क्या सभी किन्नर समुदाय के लिए संभव है। मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है संभव है। लक्ष्मी के आत्मकथा के बहाने
इस पुस्तक में प्रदीप पाटकर की एक भूमिका है। यह एक मनोरोग चिकित्सक हैं। इन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी के तैयार होकर सामने आने के बाद मन में ऐसी आस भी जागी है कि भारतीय हिजड़ों के दुख भरे अंधेरे क्षितिजों में कहीं दूर ही सही सवेरा जरूर दिखाई देगा। लक्ष्मी ऐसा कर सकी, इसके पीछे काफी सारी बातें थी। लक्ष्मी की तमाम खूबियों ने हिजड़ों के प्रश्न को वैश्विक स्तर पर लाकर खड़ा किया। लक्ष्मी की मेहनत को सराहा गया, यह सच है, पर बाकी हिजड़ों का यथार्थ वैसा नहीं है। स्टेज तो छोड़ ही दीजिए, भीड़ में उनके लिए जगह नहीं है। उनको जोर जोर से तालियां बजाते हुए कार की खुली खिड़कियों पर आकर जाकर भीख मांगने या शरीर बेचने जैसी रोजी रोटी कमानी पड़ती है। रात में जहां मिले वहीं किसी कोने में सो जाना, अपने अपने ग्रुप और गुरु के आदेश को बिना ना नुकुर किए मानना और इस तरह अपमान झेलना, अपनी तिरस्कृत जिंदगी को मरते दम तक ढोना और मन ही मन घुटते हुए समाज के सामने जिंदगी को रहस्य बनाकर रखना, गृहस्थी, बाल बच्चे, सम्मान सहित समाज में घूमने जैसी बातों के बारे में तो वे सपने में भी नहीं सोच सकते। इस कथन के आलोक में मुझे उन सारे स्ट्रीट्स, ट्रैफिक लाइट्स पर भीख मांगते, ट्रेन में पैसा वसूलते किन्नर का जीवन याद आया। बिल्कुल इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जैसी हाई प्रोफाइल लाइफ उनके लिए संभव नहीं थी, और इसके अलावा लक्ष्मी को जो पारिवारिक सपोर्ट मिला, या ये कहें कि उसे जो सुविधाएं मिली, वह उन सबके लिए भी संभव नहीं थी। लेकिन इस लक्ष्मी की आत्मकथा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उसे एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक हिजड़ा पुरुष एक हिजड़े का जीवन स्वीकार करने के बावजूद समाज के उस नकार को स्वीकार में बदलता है। यह जिंदगी नामा इस मायने में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसने हिजड़े के संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकार किया और हमारे समाज के उस मनोवैज्ञानिक समझ को, उस संरचना को तोड़ने के लिए एक प्रेरणा दी, जो हिजड़ों के लिए सहानुभूति या उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, जो मुझे लगता है कि एक विमर्श की एक शुरुआत कही जानी चाहिए। इस क्रम में अगली आत्मकथा, जो 5वीं आत्मकथा का जिक्र मैं करूंगा, मानोबी बंदोपाध्याय की, अंग्रेजी में प्रकाशित, यह 2017 में प्रकाशित होती है, अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। पेंगुइन से प्रकाशित इस आत्मकथा की लेखिका मानोबी बंदोपाध्याय के साथ ठीक उसी तरह उनकी आपबीती को जबानी सुनकर झिमली मुखर्जी पांडे ने शब्दबद्ध किया है। यद्यपि पुस्तक में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन एक लेखक के तौर पर झिमली मुखर्जी पांडे का उल्लेख इस बात को पुख्ता प्रमाणित करता है कि इस पुस्तक की लेखन में उनका जरूर योगदान है। अंग्रेजी की इस पुस्तक को हिंदी के पाठकों तक उपलब्ध कराने के लिए रचना भोला यामिनी ने यह संभव किया, और हिंदी में यह पुस्तक अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन नाम से प्रकाशित है। इस पुस्तक की खास बात कि एक पुरुष रूप में जन्मे मानोबी जिसके बचपन का नाम सोमनाथ है, सोमनाथ का जन्म जब होता है परिवार में तो एक खुशी, पुत्र का जन्म वैसे भी पितृसत्तात्मक समाज में खुशी का अवसर होता है, लेकिन मानोबी के ठीक मतलब सोमनाथ के ठीक पहले घर में उसके 2 बहनों का जन्म होता है, और इन 2 बहनों के जन्म के नाते परिवार में पिता की एक उपेक्षा का भाव देखने में आता है। घर परिवार के लोग उसे ताने मारते हैं कि दो बेटियां पैदा कर दी है, और इसलिए जब सोमनाथ के रूप में मानोबी का जन्म होता है तो वह पिता शिव के वरदान के रूप में उसे लेता है। लेकिन जिस तरह लड़की के आने पर, लक्ष्मी के आने पर घर में खुशी मनाई जाती है, उस तरह से सोमनाथ के जन्म पर भी, यद्यपि पिता उसे शिव का वरदान मानता है, लेकिन लक्ष्मी इसे
एक स्त्री होने के नाते या स्त्री भाव होने के नाते अपनी आत्मकथा में लक्ष्मी के वरदान के रूप में ग्रहण करती है। इस पुस्तक में ठीक वही सारे अनुभव प्रकारांतर से देखने में आते हैं कि किस तरह परिवार उसे स्वीकार नहीं करता और किस तरह स्वीकार किन किन स्तरों पर करता है और किन मुश्किलों के साथ वह अपनी शिक्षा जारी रखती है, किस तरह वह समाज में अपने साथ संगी बच्चों के साथ उसी तरह से शोषित होती है, यौन शोषण उसका होता है उसके रिश्ते के एक कजिन से के साथ। लेकिन ठीक लक्ष्मी की तरह ही इसके अंदर उस पुरुष के प्रति कोई वितृष्णा का भाव नहीं आता, उल्टे उसके मन में उनके प्रति आकर्षण का भाव ही पैदा होता है। इस आत्मकथा में एक मतलब एक समानता देखी जाएगी कि सभी ट्रांसजेंडर ठीक एक ही पद्धति से जीवन यापन करते हैं। उन सभी के जीवन में नाच गाने को लेकर एक समान तरह का आकर्षण है और इन्हीं वजहों से शायद उनके अंदर वो स्त्री वाली भावनाएं जागृत भी होती हैं, प्रबल होती हैं, जिसके कारण उन्हें यह महसूस होता है कि शायद वे गलत वजूद के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। एक रेफरेंस आता है इस किताब में, जब नाचने गाने को लेकर मानोबी सोमनाथ के अंदर एक द्वंद्व पैदा होता है और इस द्वंद्व को वह अपनी शिक्षा के रास्ते कुछ हद तक कम करने की कोशिश तो करती है, क्योंकि उसके पिता और माता जो उसके चाल चलन को लेकर आशंकाग्रस्त हैं, जब उन्हें समाज के द्वारा इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाता है कि अपनी लड़की को संभाल, वह गलत रास्ते पर जा रहा है, तो ऐसे में होता ये है कि उसकी शिक्षा जो मानवी की मजबूती है और उसके पढ़ाई में हमेशा अव्वल आना, उसे एक आड़ के रूप में या ये कहें एक प्रतिपक्ष के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं उसके माता पिता। एक कथन है, दुर्भाग्य के काले बादलों के बीच आशा की सुनहरी किरण थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैं कक्षा में सदा अच्छे अंकों के पास होती और सबके मुंह पर ताले लग जाते। दरअसल जब मेरे माता पिता को सबकी ओर से लताड़ मिलती कि वे अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, वे बड़े गर्व से मेरे अंक दिखाकर कहते कि उनका बेटा इतना जीनियस है, तभी तो सबसे थोड़ा अलग दिखता है। मुझे एहसास हो गया था केवल इसी तरह से मैं असमानता के इस जंग को जीत सकती थी। इस ईमानदारी के चलते मानवी अपनी शिक्षा पूरी करती है। हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी, फिर उसके बाद बीए के बाद वह एमए करती है और एमफिल और अंततः पीएचडी की डिग्री प्राप्त करती है। यह पूरा शिक्षा ग्रहण करने की जो संघर्ष सोमनाथ के रूप में मानवी तय करती है, यह जुझारूपन उसके व्यक्तित्व को एक थर्ड जेंडर के लिए एक आइकॉन के रूप में प्रस्तुत करता है। इस यात्रा में बहुत सारे इस जीवन यात्रा में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनमें उनकी प्रेम प्रसंगों का या पुरुषों से संबंधों का जिक्र आता है। उन सारे प्रसंगों में प्रायः नाम बदल करके पुरुष पात्रों का जिक्र है। प्रेम के बारे में मानवी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। असल में एक स्त्री के रूप में उसकी इच्छा उस प्रेम को पाने की है जो एक स्त्री की आकांक्षा होती है पुरुष से, लेकिन उसकी अपूर्णता के चलते उसका उपहास अक्सर बनाया जाता है। यह कि धोखा मिलता है उसे, कई बार टूटती है, कई बार अपने दिल को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः उसे वह ईमानदारी जो प्रेम में वह देती है वह उसे वफा के रूप में नहीं मिलती। प्रेम को लेकर एक महत्वपूर्ण बात,
प्रेम मेरे जीवन की सबसे बड़ी छलना रही, पर फिर भी मैं कभी प्रेम या प्रेम करने से नहीं हारी। जब भी मैं अपने एक के बाद एक सामने वाले उन विविध प्रेम प्रसंगों का स्मरण करती हूँ तो एक गहरी हृदय विदारक आह के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। हर अनुभव ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई, मेरे वजूद को चूर चूर किया, पर यह अपने एक साथ नई अनुभूति लेकर आता जो मुझे पहले से कहीं परिपक्व और आत्मविश्वासी बना जाती है। इस आत्मकथा में कई सारे प्रेम प्रसंगों की चर्चा है। मानोबी जो सोमनाथ के रूप में एक पुरुष वेश में ही है, लेकिन अपनी स्त्री भावनाओं के कारण समाज द्वारा लांछित होता है। एक समय ऐसा आता है जब वह तय करती है कि अपने लिंग का परिवर्तन करवाकर वह एक स्त्री के रूप में जीवन यापन करे, और सोमनाथ के बाद मानोबी का जन्म होता है। यद्यपि इस आत्मकथा में शुरू से पूरी कहानी एक स्त्री के रूप में ही चलती है, जबकि लक्ष्मी की आत्मकथा में पूर्वार्ध का हिस्सा उसे एक पुरुष के रूप में डील करता है, और बाद का हिस्सा जहां वह घोषित रूप से हिजड़ा बन जाती है, उसके बाद वह स्त्रीवाची भाषा में उस आत्मकथा का बयान करता है। इस लिहाज से यह आत्मकथा शुरू से ही स्त्रीवाची भूमिका के रूप में सामने आती है। एक कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में मानोबी एक समाज में जगह बनाती है, और इसके बाद एक लेखिका के रूप में भी बंगला में कुछ उपन्यास लिखती है। अबो मानव नाम की एक ट्रांसजेंडर पत्रिका का संपादन भी करती है, और उन राणा घाट के उन ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से मिलती है जिनके जीवन की आप बीती को सुनकर उस अपनी पत्रिका में कहानी के रूप में, लेख के रूप में प्रकाशित करती है। और इस तरह मानोबी एक पुरुष तन में फंसे नारी की आवाज़ को मुक्त करते हुए एक ट्रांसजेंडर के रूप में मिसाल कायम करती है। मुझे लगता है कि मेरा समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यद्यपि इस आत्मकथात्मक वृत्तांतों में मैं पायल का भी जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घोषित रूप से आत्मकथात्मक पुस्तक है, लेकिन मैं पायल भी आप बीती ही है। महेंद्र भीष्म की इस रचना को आत्मकथात्मक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाए, यह साहित्यिक आलोचना के पैमाने पर तो यही इसे मानना ज़रूरी भी है, लेकिन इसमें चूँकि आत्मकथात्मक शैली में किन्नर गुरु पायल की संघर्ष को बयां किया गया है, तो इस पुस्तक को भी इसमें पढ़ा जाना चाहिए। मैं आप सारे सुधी श्रोतागणों ने जिन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक मेरी बातों को, गड्ढमड्ढ मेरी बातें हैं और बहुत सारी बातें विशृंखल भी थीं, लेकिन आपने बड़े ध्यान से और धैर्य के साथ मुझे सुना। विकास प्रकाशन कानपुर का मैं आभारी हूं कि उन्होंने थर्ड जेंडर पर महत्वपूर्ण साहित्य को प्रकाश में लाया है, और डॉक्टर फिरोज़ खान जी का और डॉक्टर शगुफ्ता नियाज़ जी का मैं आभारी हूं जिन्होंने थर्ड जेंडर के पर केंद्रित साहित्य को न केवल प्रकाशित किया, उसे अकादमिक बहस के हिस्से के रूप में अपनी बात रखने के लिए एक पुरजोर एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। उनकी उस व्याख्यान श्रृंखला में अब तक आए व्याख्यानों से आप लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन इसी क्रम में मुझे आज अपनी बात रखने का मौका दिया। यह विषय असल में विस्तृत शोध का एक विषय है। मैंने कुछ सूत्र ही आप तक अपनी बातों के रूप में पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा बहुत अव्यवस्थित सी बातें थी, लेकिन आप सब ने मुझे यह समय दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पुनः धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ कि आत्मकथाओं के आईने में थर्ड जेंडर के संघर्ष को, उनकी आपबीती को और मुकम्मल ढंग से पहचान मिलेगी और उन्हें सुना जाएगा। बहुत धन्यवाद।